नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर क्लास 12th का सेकंड चैप्टर दैट इज कैपेसिटर, जिसमें हम बात करते हैं कैपेसिटर और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आप जब कभी यहाँ पर कैपेसिटर की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज आरसी नेटवर्क, कि कैपेसिटर को हम कैसे चार्ज करते हैं, कैसे डिस्चार्ज होगा और कैसे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पर अब हम यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंडक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। हम आरएल नेटवर्क की यहाँ पर बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टर की, और इंडक्टर को क्यों इंडक्टर कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर इंडक्टर की बात करें, अगर हम इंडक्टर की बात करें, ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। वैसे ही इंडक्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। और इसे इंडक्टर इसलिए कहते हैं कि जब इसमें करंट को हम चेंज करते हैं तो इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इसलिए इसे हम कहते हैं इंडक्टर। ये सिंपल सोलेनॉइड होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कह सकते हैं। पर जब करंट टाइम के साथ वेरी होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो भी टाइम के साथ में वेरी होगी, और जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसलिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसे कह रहे हैं इंडक्टर। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इंडक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कॉइल का यूज करते हैं, और यहाँ पर अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा फाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। और जब प्रोपोर्शनली का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है एल, और इस एल को हम कहते हैं इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब ये सेल्फ इंडक्टेंस इस कॉइल का प्रॉपर्टी है, इस इंडक्टर का प्रॉपर्टी है। इंडक्टर एक डिवाइस है और उसका प्रॉपर्टी है, उसका एक पैरामीटर है जो हमको बताएगा कि आई करंट फ्लो करने पर कितना फ्लक्स उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जब हम उसमें आई करंट फ्लो करेंगे तो उस इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? डेफिनेटली करंट पर डिपेंड करेगा, और दूसरा उस कंडक्टर, उस कॉइल की साइज पर डिपेंड करेगा, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे हम कहते हैं उसका कोर। अगर हम एयर की जगह उसमें कुछ मैग्नेटिक कोर जैसे सॉफ्ट आयरन का रॉड हमने लगा दिया, या सॉफ्ट आयरन के रॉड के ऊपर हमने कॉइल बना दिया, तो उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती है? एल पे डिपेंड करती है। तो इस सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो एल जो होता है वो होता है एन स्क्वायर म्यू नॉट इंटू म्यू आर ए इंटू एल, मतलब उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एन पे डिपेंड करेगा। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट म्यू आर पे डिपेंड करेगा, और इसे हम कहेंगे रिलेटिव रिलेटिव परमिबिलिटी। ओके, रिलेटिव परमिबिलिटी। ओके, रिलेटिव परमिबिलिटी, और ये एक यूनिटलेस पैरामीटर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। पर जितना, अगर हम फेरोमैग्नेट की बात करें, है ना, और फेरोमैग्नेट का रॉड अगर हमने इसमें इंसर्ट कर दिया है, मतलब हमने एक कोर लिया है, मैग्नेटिक कोर लिया है, उसके ऊपर हमने वाइंडिंग किया है और इसमें आई करंट फ्लो करवाया, तो यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा फाई, उसका फार्मूला है। ओके, तो यहाँ पर एल इंडक्टेंस की हमने बात की है। इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेना है।
अब अगर हम इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की बात करें, जनरली अगर इसमें करंट चेंज नहीं हो रहा है तो वोल्टेज में चेंज, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ इंडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम वेरिंग करंट या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ इंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। टाइम के साथ में वो चेंज होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर करंट टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो अगर हम बात करते हैं वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस और ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ओके, तो हम यहाँ पर एल वी एल इज इक्वल टू लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पर हमने सडनली करंट को स्मॉल आई से लिखना स्टार्ट कर दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम वेरिंग करंट को हमेशा स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर डी आई बाई डी टी, और ये एक्सप्रेशन आया हमारे पास में पोटेंशियल का, क्योंकि हमने सिंपल डी फाइव बाई डी टी कैलकुलेट किया और डी फाइव बाई डी टी में एल जो है वो कांस्टेंट है और डी आई बाई डी टी हो गया, वी एल हमको मिलता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आया। अब दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर। अगर हम करंट की बात करें, करंट फ्लो थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर में कितना करंट कैसे फ्लो होगा उसकी अगर हम बात करें, करंट फ्लो थ्रू इंडक्टर। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन से आई का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डी आई का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो वो होगा 1/L VL dt। ओके, और इसे दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर इनिशियल करंट I नॉट था और t इक्वल टू t पर करंट I हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी आई का इंटीग्रेशन तो I होगा और लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ पर I और हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे I नॉट टू I is equal to 1/L इंटीग्रेशन 0 to t VL dt। ओके, तो यहाँ पर ये लिमिट रखते समय आपको ध्यान देना है कि कैसे लिमिट आप रखेंगे। अगर हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें, ये आई नॉट क्या है? आई नॉट यहाँ पर है इनिशियल करंट। आई नॉट का वैल्यू का मतलब क्या है? करंट एट टी इक्वल टू 0, करंट एट टी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर अगर हम आगे इसे देखते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन 0 टू t VL dt। ओके, यहाँ से I का वैल्यू हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा I नॉट प्लस 1/L इंटीग्रेशन 0 टू t VL dt। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान से समझ सकते हैं कि अगर इनिशियली I नॉट इक्वल टू 0, if I naught is equal to 0, so I is equal to 1/L integration 0 to t VL dt। ओके, आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट के कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से नोट डाउन करना है। और इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर की प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी को समझकर ही आप बहुत सारे न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर कोई इंटीग्रेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे इंडक्टर की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर की हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी उसके अक्रॉस वोल्टेज का इक्वेशन। वहां ध्यान से देखेंगे हम, तो वी एल इज इक्वल टू 1/L इंटू डी आई बाई डी टी होता है। मतलब अगर हम यहाँ से L का वैल्यू फाइंड करें तो L हमको मिलेगा, L हमको मिलेगा, L इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 1/L L आता है, L हमको मिलेगा VL डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। मतलब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। ठीक है,
मतलब करंट में चेंज जितना ज्यादा होगा उतना इंडक्टेंस कम होना चाहिए, और करंट में चेंज जितना कम है उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा। इसका मतलब यह है कि इंडक्टर जो है वो करंट चेंज का अपोज करता है, सडन करंट चेंज का अपोज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें करंट चेंज नहीं होने देगा, नहीं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, एनर्जी कैसे स्टोर करेगा। करंट में चेंज होने देगा पर सडन करंट में चेंज नहीं होगा, जर्क नहीं आने देगा। आप सोचेंगे कि 5 एम्पियर से 0 एम्पियर या 0 एम्पियर से 5 एम्पियर कर दे, पॉसिबल नहीं है। तो सडन चेंज करंट का अपोज करेगा। तो पहला प्रॉपर्टी इंडक्टर अपोजेस, आपको लिखना है पहला प्रॉपर्टी, opposes the sudden change in current। करंट में सडन चेंज का अपोज करेगा, डी आई बाई डी टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट में सडन चेंज का अपोज करेगा। अगर करंट में सडन चेंज का अपोज करता है मतलब टी इक्वल टू 0 प्लस, मतलब स्विच ऑन करने के जस्ट बाद अगर इंडक्टर में इनिशियल करंट 0 है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो अपोज कर रहा है एकदम से। जैसे स्विच ऑन किया आप सोचेंगे कि करंट फ्लो करवा दो, तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे आपने पहले इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था और हमने स्विच ऑन किया, आप सोचेंगे कि करंट फ्लो हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनमैग्नेटाइज्ड इंडक्टर इनिशियली बिहेव लाइक ओपन सर्किटेड, ओपन सर्किटेड। तो हम यहाँ ये वाला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है इनिशियली अनमैग्नेटाइज इंडक्टर behave like ओपन सर्किटेड। ओपन सर्किट कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट, जब उसमें हमने बैटरी लगा रखी है और बहुत टाइम से करंट फ्लो हो रहा है और जब पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा उसके बाद करंट चेंज का अपोज 0 हो जाएगा, उसके अक्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं एट ए टी टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किटेड बिहेव करेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं फाइनली फुल्ली मैग्नेटाइज इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किटेड कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है और इसके बाद ही आप क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, एक रेजिस्टेंस और लगाया हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ये 20 ओम का है और ये भी 20 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 10 मिली हेनरी का इंडक्टर है और हमने यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि इसमें से I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट का वैल्यू क्या है, ठीक है। I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि इंडक्टर बहुत पहले से कनेक्टेड है, बैटरी बहुत पहले से कनेक्टेड है, विदाउट स्विच है। तो पहला सर्किट हमने बनाया विदाउट स्विच। कैसा बनाया, विदाउट स्विच, इसमें कोई स्विच कनेक्टेड नहीं है और बहुत पहले से ये बैटरी कनेक्टेड है। तो अब ये इंडक्टर बहुत पहले से कनेक्ट है, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज होता रहेगा और पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इट विल बिहेव लाइक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी
लॉन्ग टाइम, मतलब कि t टेंड्स टू इंफिनिटी। इंडक्टर L बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसा बनेगा? इक्विवेलेंट नेटवर्क, ये बैटरी एज इट इज, रेजिस्टेंस एज इट इज, दिस रेजिस्टेंस एज इट इज, और यहाँ पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अब यहाँ पर 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 20 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 10 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। 20-20 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो 10 होगा, और 10 और 10 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा? 20 होगा। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से हमको पता चलेगा 20 ओम। ठीक है, और I इज इक्वल टू अगर हम फाइंड करें तो वो हमको मिलेगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 1/2 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट I1 फ्लो होगा वो कितना होगा? 1/2 एम्पियर, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जो I2 है वो 1/4 होगा, और I3 जो है वो भी 1/4 होगा। मतलब आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि I1 जो है that is equal to 1/2, I2 is equal to I3 is equal to 1/4 एम्पियर। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर इंडक्टर आया तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, शॉर्ट सर्किट करना है फिर ओपन सर्किट करना है, बस ये देखना है कि वो इनिशियली है या फाइनली है। ठीक है, अब हम यहाँ पर विथ स्विच की बात करते हैं। विथ स्विच की बात करते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, मान लेते हैं ये स्विच हमने t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एज इट इज, रेजिस्टेंस एज इट इज, इंडक्टर एज इट इज, और दूसरा रेजिस्टेंस एज इट इज। ओके, बैटरी एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी वैल्यू है एज इट इज, 10 ओम, 20 ओम, 10 मिली हेनरी, और 20 ओम। ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी हमने लगा रखा है। अब अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखते हैं तो t इक्वल टू 0 प्लस पर, मतलब स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद, इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमने यही प्रॉपर्टी देखी है। अगर इनिशियल करंट 0 है तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद भी करंट 0 ही रहेगा, और वो ओपन सर्किट रहेगा। तो ओपन सर्किट रहेगा तो इसको ओपन कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है। स्विच यहाँ पर क्लोज हो गया, रेजिस्टेंस एज इट इज, दूसरा रेजिस्टेंस एज इट इज, इसको ओपन कर दो, और यहाँ पर थर्ड रेजिस्टेंस एज इट इज। तो ये 10 ओम का, ये 20 ओम का, यहाँ पर ये भी 20 ओम का। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो I2 का वैल्यू कितना है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 0 एम्पियर होगा, क्योंकि वो ओपन हो गया है। और अगर हम I1 की बात करें तो I1 और I3 दोनों इक्वल होंगे, तो आप लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 30, मतलब 1/3 एम्पियर। ओके, अगर हमसे यहाँ पूछा गया है कि इस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा इस केस में, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज उतना ही होगा जितना इस 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 20 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है। मतलब यहाँ अगर हम इस टर्मिनल को ए बी लिखें तो ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही VL होगा, है ना। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि VL फाइंड करो इस केस में, तो आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू VAB। और आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, मतलब कि 20 इंटू टोटल वोल्टेज 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 10। ठीक है, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 30, कैंसिल करेंगे 20/3 वोल्ट। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, जो आपको समझना है। क्या किया हमने? अगर VL के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है तो वो तो ओपन सर्किट है, उससे कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, तो इससे 20 ओम से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज इक्वल होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज और VL इक्वल वोल्टेज पर होंगे। और हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के V इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 निकाल के सॉल्व कर लिया। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है वो आपको एक बार ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये वोल्टेज डिवीजन रूल हमने डायरेक्टली कैसे लगाया, अगर आपको समझ में नहीं आता तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर करंट फाइंड करके भी यहाँ का वोल्टेज डायरेक्टली बता सकते हैं।
ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टोर करता है, कैसे मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, उसके अक्रॉस फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, उसका इंडक्टेंस किस किस बातों पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि इंडक्टर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों वो इनिशियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्यों कंप्लीटली मैग्नेटाइज होने के बाद शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन इंडक्टर। इंडक्टर में करंट का ग्रोथ कैसे होता है, और अगर हम उसे डीमैग्नेटाइज करें तो करंट रिड्यूस कैसे होता है, कैसे मैग्नेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम जेई मेंस एडवांस और नीट के इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं।